हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं एसपी रूंडला। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ाया था और आज पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। यानी जितनी भी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं का जीवित सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, परंतु वो मर्द कठोर आवरण होता है। उस आवरण के नीचे एक जीवित आवरण और पाया जाता है, उसी आवरण को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण ये कोशिका झिल्ली होता है और ये जीवित आवरण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली की खोज की। तो कोशिका की खोज, ये कोशिका झिल्ली की खोज दो साइंटिस्ट थे, एक तो नगेली और एक क्रेमर। इन दोनों ने 1855 ईस्वी में कोशिका झिल्ली की खोज की। अब बात करते हैं ये कोशिका झिल्ली होती क्या है। यानी जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती है उन सभी कोशिकाओं का जीवित सबसे बाहरी चयनात्मक अर्धपारगम्य आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाता है। ये कोशिका झिल्ली कोशिकाओं को एक निश्चित आकार और आकृति भी प्रदान करता है, साथ ही ये कोशिकाओं का सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्योंकि जो जंतु कोशिकाएं होती है उन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, तो उनका तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली हो गया। तो ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं का जीवित सबसे बाहरी चयनात्मक अर्धपारगम्य साथ ही सुरक्षात्मक आवरण होता है। और पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी मर्द आवरण कोशिका भित्ति और उस आवरण के नीचे जीवित सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। अब ये जो कोशिका झिल्ली होता है इस कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, कोशिका कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा कला भी बोलते हैं। तो इस कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा, एक साइंटिस्ट था जे.क्यू. प्लो। तो इस जे.क्यू. प्लो ने प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। अब जितनी भी ये कोशिका के अंदर जो संरचनाएं होती है यानी उनको बोल सकते हैं कोशिकांग। तो कोशिकांगों के चारों ओर भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और उन कोशिकांगों के चारों ओर पाई जाने वाली जीवित संरचना यानी जीवित झिल्ली को बोला जाता है जैव झिल्ली, बायोमेम्ब्रेन, जैव झिल्ली। और ये जितनी भी जैव झिल्लियां होती है ये सभी सेम प्रकार की संरचना दर्शाती है। तो जैव झिल्ली किसे बोलते हैं? कोशिकांगों के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियों को, कोशिकांगों के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली जैव झिल्ली कहलाती है। फिर बात करते हैं सबसे पतली जैव झिल्ली। सबसे पतली जैव झिल्ली होती है पादप कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है रिक्तिका। उस रिक्तिका के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो वो जो टोनोप्लास्ट होती है वो टोनोप्लास्ट ही सबसे पतली जैव झिल्ली होती है। याद रखना, ये जो टोनोप्लास्ट होती है ये किसके चारों ओर पाई जाती है? रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट सबसे पतली जैव झिल्ली होती है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना की। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका झिल्ली एक तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई तीन परतों के रूप में पाई जाती है ये। यानी इसकी संरचना देखें तो ये प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से तीन परतों की बनी होती है। और इस प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का सबसे पहले अध्ययन एक साइंटिस्ट था ओवरटन, उसने किया था। तो सबसे पहले इसकी संरचना को समझाने के लिए
जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो ओवरटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उस मॉडल का नाम है लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ओवरटन ने। और इन्होंने इस मॉडल में बताया कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये फॉस्फोलिपिड से बनी एक परत होती है, एक परतीय संरचना होती है। तो ये मॉडल अमान्य हो गया क्योंकि कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहर एक प्रोटीन की परत होती है, बीच में फॉस्फोलिपिड की परत होती है और सबसे अंदर की ओर भी एक प्रोटीन की परत होती है। परंतु लिपोइडल मॉडल में बताया ओवरटन ने कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनी एक परत होती है, एक परतीय संरचना होती है। तो ये सिद्धांत अमान्य है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुआ, उसने एक अन्य मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल का नाम है ले मिलर थ्योरी। ले मिलर थ्योरी को सैंडविच सिद्धांत भी बोला जाता है। ले मिलर मॉडल, इस ले मिलर मॉडल का प्रतिपादन डेनियल वडेवसन ने किया। कब किया? 1935 ईस्वी में किया। और इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। अन्य नाम क्या है? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं, ये अभी इसकी संरचना देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं इसे। तो याद रखना है, ले मिलर सिद्धांत किसने दिया? डेनियल तथा डेवसन ने दिया 1935 ईस्वी में। इस सिद्धांत को सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। और इस मॉडल में इन्होंने कौन कौन सी बातें कही? इन्होंने बताया कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा लेमा होती है, ये 75 एंगस्ट्रॉन मोटी परत होती है। इसकी सभी जीवों में औसत मोटाई देखे तो 75 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। परंतु ऑप्शन में अगर 75 एंगस्ट्रॉन आए तो 75 एंगस्ट्रॉन माना जाएगा। इसकी ये जो मोटाई है ये सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में आरबीसी की झिल्ली की संरचना के दौरान प्राप्त हुई थी। तो इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये 3 परतों की बनी होती है। तीन परतें कौन कौन सी होती है? एक तो सबसे बाहर की ओर प्रोटीन की परत, उसके अंदर की तरफ फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत और उसके नीचे की तरफ फिर प्रोटीन की परत। ये बीच में फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है। इनमें से ये जो बाहर की जो प्रोटीन की परत होती है ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। फॉस्फोलिपिड की जो बीच वाली परत होती है ये 35 एंगस्ट्रॉन 35 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। और जो सबसे अंदर वाली प्रोटीन की परत होती है ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। इस प्रकार से ये तीनों परतें 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। इनमें से ये वाली आउटर लेयर कहलाती है, ये मिडल लेयर कहलाती है और ये आंतरिक परत इनर लेयर कहलाती है। तो इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है। इनमें से एक तो सबसे बाहर की ओर प्रोटीन की परत होती है जो 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, बीच में द्विआण्विक फॉस्फोलिपिड की एक परत होती है और इसमें फॉस्फोलिपिड 2 स्तरों में स्थित होता है और वो स्तर के जो अणु होता है वो एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के बिल्कुल सामने स्थित होता है। और वो परत होती है
35 एंगस्ट्रॉन मोटी, और फिर एक नीचे की ओर परत और पाई जाती है, वो भी प्रोटीन की होती है, और ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। अब इसकी संरचना देखें, इस मॉडल की संरचना देखें, तो इसका डायग्राम बनाता है। इन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड द्विआण्विक परत के रूप में स्थित होता है, यानी फॉस्फोलिपिड के दो अणु एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर स्थित होंगे इस प्रकार से। तो ये फॉस्फोलिपिड हो गए, फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत हो गई। ये जो फॉस्फोलिपिड अणु होता है, इनका एक हेड पार्ट होता है और दो टेल पार्ट होता है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। अब इन फॉस्फोलिपिड अणुओं के ऊपर की ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है इस प्रकार से। तो ये प्रोटीन ये परत हो गई, और नीचे भी इस प्रकार से ये प्रोटीन की परत पाई जाती है। और इसकी बाहरी और आंतरिक प्रोटीन की परत में ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्थित होता है, और वो रेखीय क्रम में एक दूसरे के ऊपर स्थित होता है। और इन्हीं प्रोटीन की इस प्रकार की व्यवस्था के कारण ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। साथ ही ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसमें अर्ध तरलता का गुण भी पाया जाता है, और वो अर्ध तरलता का गुण किस कारण प्राप्त होता है इनको? इन फॉस्फोलिपिड अणुओं के कारण प्राप्त होता है। तो ये बीच वाली परत तो हो गई फॉस्फोलिपिड की परत, और इस फॉस्फोलिपिड की परत में ये जो फॉस्फोलिपिड स्थित होता है, इन फॉस्फोलिपिड अणुओं का जो प्रोटीन की ओर सिरा स्थित होता है, इस सिरे को बोलता है ध्रुवीय सिरा, पोलर एंड, ध्रुवीय सिरा। और ये जो ध्रुवीय सिरा होता है, ये जल स्नेही सिरा होता है, जल स्नेही सिरा। इसके अलावा इसमें एक अध्रुवीय सिरा भी स्थित होता है, यानी जो मध्य की ओर स्थित सिरे होंगे इस फॉस्फोलिपिड अणु के, वो अध्रुवीय सिरे कहलाएंगे, अध्रुवीय सिरा। और ये जो अध्रुवीय सिरा होता है, वो जल विरागी सिरा होता है, हाइड्रोफोबिक सिरा होता है। तो इस प्रकार की ये संरचना होती है। साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेमिलर मॉडल में प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन अणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो याद रखना है, इस मॉडल में प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन के रूप में व्यवस्थित होता है। देखो किस प्रकार से, सबसे बाहर की ओर प्रोटीन की परत पाई जा रही है, फिर लिपिड, कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, ये प्लाज्मा झिल्ली का संरचनात्मक लिपिड होता है। इसके अलावा फिर लिपिड की परत पाई जा रही है, फॉस्फोलिपिड की परत, और फिर सबसे अंदर की ओर प्रोटीन की परत पाई जा रही है। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था पाई जाती है, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, PLLP प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है प्रोटीन तथा लिपिड की इस मॉडल के अनुसार। तो इस मॉडल में देखो, ये तो प्रोटीन की परत हो गई, और ये फॉस्फोलिपिड की परत हो गई, और ये प्रोटीन की परत हो गई। इनमें से ये आउटर लेयर हो गई, ये मिडल लेयर हो गई, और ये इनर लेयर हो गई। तो इस प्रकार की ये संरचना। साथ ही इसमें छिद्र भी पाया जाता है, और इन छिद्रों में चैनल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार की संरचना, इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? देखो, सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड होती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। इस प्रकार से ये एक ब्रेड हो गई, और ये भी एक ब्रेड हो गई, और इन दो ब्रेड के बीच में मसाला भरा हुआ होता है साहब, अर्ध तरल प्रकार का ये मसाला भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार की संरचना होती है सैंडविच की, और इसी प्रकार की संरचना ये मॉडल दर्शा रहा है। सबसे ऊपर की ओर प्रोटीन, सबसे अंदर की ओर प्रोटीन, और बीच में अर्ध तरल प्रकृति का फॉस्फोलिपिड पाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था होती है सैंडविच के समान, इसी कारण इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है।
इसके बाद में एक सिद्धांत और दिया गया और उस सिद्धांत का नाम है तरल मोजेक सिद्धांत। और ये जो तरल मोजेक सिद्धांत है ये कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य सिद्धांत है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल। इस तरल मोजेक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? दो साइंटिस्ट थे, एक तो सिंगर और एक निकोलसन। तो सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 ईस्वी में कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया, मॉडल दिया, और उस मॉडल का नाम है तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल। और ये जो सिद्धांत है ये लेमिलर थ्योरी के ऊपर ही आधारित है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तरल मोजेक सिद्धांत किस मॉडल के ऊपर आधारित है? तो याद रखना ये किस पर आधारित है? लेमिलर सिद्धांत पर, लेमिलर सिद्धांत पर आधारित मॉडल है। यानी इन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया लेमिलर सिद्धांत में, कि इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, साथ ही 3 परतों की बनी होती है, एक बाहर की ओर प्रोटीन की परत और एक सबसे अंदर की ओर प्रोटीन की परत, और बीच में द्विआण्विक फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है। और बाहरी प्रोटीन की परत की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम, बीच वाली फॉस्फोलिपिड परत की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम और सबसे आंतरिक प्रोटीन की परत की मोटाई भी 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से टोटल मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। परंतु इन्होंने एक परिवर्तन कर दिया इसमें। कौन सा परिवर्तन कर दिया? इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन की परतें होती हैं, इन प्रोटीन की परतों में प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वो देखो। तो इन्होंने केवल एक नई चीज जोड़ दी लेमिलर सिद्धांत में, और वो चीज क्या जोड़ी? इन्होंने बताया कि बाहरी और आंतरिक प्रोटीन की परतों में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाता है। एक तो बाहरी प्रोटीन, इसे परिधीय प्रोटीन भी बोलते हैं, या बोल सकता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो बाहरी प्रोटीन होता है ये कुल प्रोटीन का 30% होता है। यानी प्लाज्मा झिल्ली में बाहरी परत और आंतरिक परत में जो बाहरी प्रोटीन होता है ये कुल प्रोटीन का 30% होता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये फॉस्फोलिपिड अणुओं के बिल्कुल बाहर की ओर पाया जाता है, यानी इनके अंदर धसा हुआ नहीं होता। यानी फॉस्फोलिपिड अणुओं के बाहर की ओर पाया जाएगा, बाहर की ओर उपस्थित होता है। इसी कारण से बाहरी या परिधीय या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड अणुओं के बिल्कुल बाहर की ओर पाया जा रहा है। साथ ही ये बाहर की ओर पाया जा रहा है तो इसे आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग कर सकता है। और इस बाहरी प्रोटीन में एक एक्टिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन भी पाया जाता है। ये जो एक्टिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है ये संकुचनशील प्रोटीन होता है, और इन संकुचनशील प्रोटीन्स के कारण ही कोशिका झिल्ली में संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। और ये बाहरी प्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन। तो ये जो बाहरी या परिधीय प्रोटीन होता है ये कुल प्रोटीन का 30% होता है, और ये फॉस्फोलिपिड परत के बिल्कुल बाहर की ओर पाया जाता है। साथ ही इसे आसानी से अलग भी कर सकता है इन प्रोटीन्स को, और इन प्रोटीन्स में एक्टिन और स्पेक्ट्रिन नामक संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। इन्हीं प्रोटीन्स के कारण इस प्लाज्मा झिल्ली में संकुचनशीलता का गुण भी पाया जाता है। अब जो दूसरा प्रोटीन है उसकी बात करते हैं। जो दूसरा प्रोटीन है वो है आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। इसे समाकल प्रोटीन भी बोल सकता है, या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकता है।
और ये जो आंतरिक प्रोटीन होता है ये कुल प्रोटीन का लगभग 70% होता है। साथ ही ये जो फोस्फोलिपिड परत होती है, इन फोस्फोलिपिड परत के अंदर की ओर ये धसे हुए या तो आधे धसे हुए होंगे या पूरे धसे हुए होंगे, यानी ये प्रोटीन या तो आधे या पूरे फोस्फोलिपिड परत में धसे होता है। और कुल प्रोटीन का कितना है 70%, या तो आंशिक रूप से या पूरे के पूरे फोस्फोलिपिड परत में ये धसे हुए पाया जाता है। इन्हीं कारण इन्हें आंतरिक या समाकल या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार। साथ ही इसमें इस मॉडल में ये जो फोस्फोलिपिड अणु होता है, ये जो फोस्फोलिपिड अणु है, ये जो लिपिड बोल सकता है, लिपिड तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में, या बोल सकते हैं अर्ध तरल अवस्था में। और ये जो प्रोटीन के अणु होता है, ये प्रोटीन के अणु मोज़ेक अवस्था को दर्शाता है, मोज़ेक अवस्था को। लिपिड तो तरल प्रकृति के होते हैं और ये जो प्रोटीन होते हैं वो मोज़ेक अवस्था में पाए जाते हैं। यानी बोल सकते हैं इस मॉडल को क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग ऑन द सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन आइसबर्ग ऑन द सी ऑफ लिपिड। तो इसे बोल सकते हैं कि लिपिड रूपी समुद्र में हिमखंड के समान ये प्रोटीन के अणु पाए जाता है इस सिद्धांत में। इस सिद्धांत का डायग्राम बनाकर देख लेते हैं जिससे, तो ये जो बीच वाले अणु है ये तो फोस्फोलिपिड के अणु है, और ये फोस्फोलिपिड के जो अणु होते हैं वो दो परतों के रूप में, द्विआण्विक परत के रूप में पाए जाते हैं। दो अणु होता है जो एक परत का निर्माण करता है। इनका एक तो ध्रुवीय शिरा होता है हेड पार्ट, और एक होता है अध्रुवीय केंद्र की ओर पाया जाने वाला शिरा। अब इसमें एक तो होंगे ये बाहरी प्रोटीन, इन फोस्फोलिपिड अणुओं के बाहर की ओर ही पाए जा रहे हैं ये केवल इस प्रकार से। तो फोस्फोलिपिड अणुओं की बिल्कुल बाहर की ओर पाए जा रहे हैं, इसी कारण इन्हें परिधीय प्रोटीन बोला जाता है या बाहरी प्रोटीन बोला जाता है। इसके अलावा एक होता है समाकल प्रोटीन, जो इन फोस्फोलिपिड अणुओं के मध्य धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं इस प्रकार से। और ये जो आंतरिक प्रोटीन होता है जो या तो आंशिक रूप से या पूरे धसे होंगे, ये कुल प्रोटीन्स का 70% होता है साहब। तो इस प्रकार से ये अंदर की ओर धसे हुए पाए जाता है। तो ये तो हो गए आंतरिक प्रोटीन, और ये वाले हो गए बाहरी प्रोटीन। और ये जो बीच में ये फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत हो गई। तो ये तो हो गई फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत, ये वाले हो गए बाहरी प्रोटीन, और ये वाले हो गए आंतरिक प्रोटीन। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। साथ ही इसकी टोटल मोटाई की बात करें तो टोटल मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन। इसकी जो प्रोटीन की परत है ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटी है, और ये जो फोस्फोलिपिड की परत है ये 35 एंगस्ट्रॉन मोटी है, और जो सबसे अंदर की ओर प्रोटीन की परत पाई जा रही है ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटी है। तो इस प्रकार से इसकी टोटल मोटाई हो गई 75 एंगस्ट्रॉन। तो
मध्य में तो पाई जा रही है एक फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत, और इसके दोनों ओर 20-20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन की परतें पाई जा रही है। इन प्रोटीन की परतों में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे हैं, एक तो बाहरी प्रोटीन जो इन फोस्फोलिपिड अणुओं के बाहर की ओर ही पाया जा रहा है, और कुल प्रोटीन का 30% होता है, इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। एक होता है इन फोस्फोलिपिड अणुओं के अंदर या तो आंशिक रूप से या पूरे के पूरे धसे हुए प्रोटीन, इनको आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं, और ये कुल प्रोटीन का लगभग 70% होता है। साथ ही ये प्लाज्मा झिल्ली का छिद्र हो गया, यानी ये छिद्रित होती है, तो इस छिद्रित संरचना में भी आर पार प्रोटीन्स पाया जाता है, और इन प्रोटीन्स को बोलते हैं पोर प्रोटीन। ये हो गए पोर प्रोटीन। ये जो पोर प्रोटीन होता है ये भी आंतरिक प्रोटीन ही होता है एक प्रकार से, क्योंकि ये फोस्फोलिपिड अणुओं के बीच में धसे हुए हैं, आर पार पाए जा रहे हैं कोशिका झिल्ली के, इसलिए इनको पोर प्रोटीन और ये आंतरिक प्रकार के प्रोटीन ही होता है। अब इसमें ये जो फोस्फोलिपिड अणु पाए जा रहे हैं, इन फोस्फोलिपिड अणुओं की संरचना देख लेते हैं एक बार। ये जो फोस्फोलिपिड अणु होता है ये इस प्रकार की, यानी इनमें एक तो होता है हेड पार्ट, सिर पार्ट। इस हेड पार्ट में एक तो होता है कोलिन, एक होता है फोस्फेट, ये तो हो गया हेड पार्ट। ये हेड पार्ट ध्रुवीय सिरा होता है, ध्रुवीय सिरा। साथ ही ये किस प्रकार का है, ये जल स्नेही सिरा होता है। इसमें फिर यहां पर ग्लिसरॉल पाया जाता है, या बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और फिर नीचे की ओर दो टेल्स पाई जाती है, और इन टेल्स में फैटी एसिड्स पाया जाता है। वसीय अम्लों की बनी हुई दो टेल्स पाई जाती है, फैटी एसिड्स की टेल पाई जाती है। तो ये टेल हो गई दो। ये जो टेल्स होती है, ये टेल्स दोनों अध्रुवीय सिरे कहलाती है, अध्रुवीय सिरे। और ये जो अध्रुवीय सिरे होता है ये मध्य में पाया जा रहा है परत में, और ये जो हेड पार्ट है ये प्रोटीन की तरफ पाया जा रहा है। इसी के कारण इस कोशिका झिल्ली में ध्रुवता पाई जाती है। और ये जो अध्रुवीय सिरे होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरागी सिरे होता है, जल विरागी सिरे। तो ये हो गई इस फोस्फोलिपिड अणु की संरचना। इसमें एक तो सिर पार्ट में एक तो कोलिन और एक फोस्फेट पाया जा रहा है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल यानी ग्लिसरॉल पाया जा रहा है। ये इस प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के रूप में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये इस प्लाज्मा झिल्ली को स्टेबिलिटी, स्थायित्वता का गुण प्रदान करता है। स्थायित्वता का गुण किसके कारण मिलता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण मिलता है। तो ये हो गया तरल मोजेक मॉडल। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, इकाई कला मॉडल। इकाई झिल्ली मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला मॉडल। ये मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। कब दिया गया, 1959 में। इन्होंने इस मॉडल में बताया कि जितनी भी ये जो जैव झिल्लियां होती है ये सभी प्रकार की जैव झिल्लियां समान प्रकार की संरचना दिखाती है, चाहे वो पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली हो, चाहे जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली हो, या फिर किसी भी कोशिकांग की जैव झिल्ली हो। सभी प्रकार की झिल्लियां समान प्रकार की संरचना दर्शाती है, समान प्रकार की संरचना। इसी कारण सभी झिल्लियों को मिलाकर इकाई झिल्ली बोल दिया जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है। और इस सिद्धांत का नाम रख दिया गया इकाई कला सिद्धांत। किसने दिया, रॉबर्टसन ने 1959 में। इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी प्रकार की ये झिल्लियां होती है वो सभी सेम प्रकार की संरचना दर्शाती है। और इन्होंने जो संरचना बताई वो किस प्रकार की बताई कि जो सभी जैव झिल्लियां होती है वो 3 परतों की बनी होती है। एक तो बाहरी प्रोटीन की परत होती है,
और ये जो प्रोटीन की परत होती है ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, और जो बीच वाली परत होती है वो फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत होती है, और ये 35 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। और इसके अलावा सबसे अंदर की ओर एक प्रोटीन की परत और पाई जाती है, और ये जो प्रोटीन की परत होती है ये भी 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है इस प्रकार से, और टोटल जो मोटाई होगी इसकी वो 75 एंगस्ट्रॉन होती है। तो सभी प्रकार की जैव झिल्लियां इसी प्रकार की संरचना दर्शाती है, यानी इसमें मध्य में तो एक फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत होती है और इसके दोनों ओर 20-20 एंगस्ट्रॉन मोटी प्रोटीन की परतें पाई जाती है। इसी को बोलते हैं इकाई कला सिद्धांत, ये रॉबर्टसन ने दिया था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो याद रखना है संरचना का सर्वमान्य सिद्धांत या सर्वमान्य मॉडल। तो ये जो सर्वमान्य मॉडल है ये है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में। इन्होंने क्या बताया था इस सिद्धांत में? प्रोटीन आइसबर्ग ऑन द सी ऑफ लिपिड, यानी लिपिड रूपी समुद्र में प्रोटीन हिमखंड के समान व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार की संरचना दर्शाता है तरल मोज़ेक मॉडल, और ये कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल है, याद रखना ये। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। यानी जो कोशिका झिल्ली होती है ये मुख्य रूप से 3 रासायनिक पदार्थों की बनी होती है। एक तो प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें, और ये कितना होता है? लगभग 52%। और जो दूसरा रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है लिपिड। लिपिड लगभग 40% होता है। और जो तीसरा रासायनिक पदार्थ है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये लगभग 8% होता है, यानी इन दोनों के अलावा जो शेष बचेगा वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो रासायनिक संगठन की बात करें तो ये जो प्रोटीन्स होता है ये लगभग 52% होते हैं इसकी संरचना में, लिपिड 40% होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये लगभग 8% होता है। अब प्रोटीन्स में देखें तो ये जो संरचनात्मक प्रोटीन होता है इस प्लाज्मा झिल्ली का वो होता है स्ट्रोमेटिन। संरचनात्मक प्रोटीन कौन सा होगा? स्ट्रोमेटिन। इसके अलावा इसमें इस प्रोटीन के अलावा वाहक प्रोटीन भी पाए जाते हैं बहुत सारे, और वाहक प्रोटीन्स के अलावा इसमें चैनल प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं लिपिड की, और लिपिड में जो संरचनात्मक लिपिड होती है वो कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड। संरचनात्मक वसा कौन सी पाई जाएगी? फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड की ही द्विआण्विक परत पाई जाती है कोशिका झिल्ली के बीच में। तो संरचनात्मक वसा हो गई फॉस्फोलिपिड, और इस फॉस्फोलिपिड के अलावा एक वसा और पाई जाती है, कौन सी? कोलेस्टेरॉल। और ये जो कोलेस्टेरॉल होती है ये एक प्रकार से स्टेबलाइजर का काम करती है, यानी इसको स्थायित्वता का गुण प्रदान करती है। स्टेबलाइजर का काम करती है कोलेस्ट्रॉल वसा, और फॉस्फोलिपिड वसा इसकी संरचनात्मक वसा होती है। साथ ही देखिए कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड के रूप में पाया जाता है, यानी ये या तो प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़े हुए पाए जाएंगे या वसा अणुओं के साथ जुड़े हुए पाए जाएंगे। और ये एक तो ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड, और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। यानी जो ग्लाइकोलिपिड है ये तो लिपिड अणुओं के साथ में जुड़े होंगे, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्रोटीन अणुओं के साथ में जुड़े हुए होंगे। यानी इसकी जो संरचना देखी थी इस प्रकार से, इसमें ये तो थे बाहरी प्रोटीन और ये थे आंतरिक प्रोटीन। तो इनमें इन
प्रोटीन अणुओं के साथ में जो ओलिगोसेकेराइड जुड़े हुए थे वो तो थे ग्लाइकोप्रोटीन, और कुछ कार्बोहाइड्रेट इन लिपिड अणुओं के साथ भी जुड़े हुए पाए जाते हैं, ये थे ग्लाइकोलिपिड। तो ये तो ग्लाइकोप्रोटीन और ये हो गए ग्लाइकोलिपिड। यानी जितनी भी ये जो कोशिका झिल्लियां पाई जाती है, इन कोशिका झिल्लियों के बाहर की ओर ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है, इनसे बनी हुई एक एक्स्ट्रा परत और पाई जाती है, और उस एक्स्ट्रा परत को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई एक एक्स्ट्रा परत जो कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाई जा रही है, इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ये कोशिका की आंख और कान की तरह काम करती है, आंख व कान की तरह काम करती है। यानी कोई भी बाहरी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो ये उस बाहरी पदार्थ को पहचानने का काम करती है, पहचान कर शरीर को बता देगी कि ये शरीर का पदार्थ नहीं है, कोई बाहरी पदार्थ है, तो ये इम्यून सिस्टम को फिर एक्टिवेट कर देगी। साथ ही जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय भी इस ग्लाइकोकैलिक्स का रोल होता है, ये किसी बाहरी अंग को पहचानने का काम करती है, अंगों के मिलान में सहायक होती है ये ग्लाइकोकैलिक्स। यानी ये आंख और कान की तरह काम कर रही है, किसी भी बाहरी पदार्थ को पहचानने का काम करती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई कोशिका झिल्ली की संरचना। तो संरचना में अपन ने मुख्य मुख्य मॉडल पढ़ लिए। कौन कौन से मॉडल पढ़े? एक तो लिपोइडल मॉडल दिया था ओवरटन ने। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे पहले कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन किसने किया? ओवरटन ने किया। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? लिपोइडल मॉडल। क्या बताया सिद्धांत में? कि फोस्फोलिपिड की एक परत से बनी हुई होती है कोशिका झिल्ली। इसके बाद में लेमिलर सिद्धांत दिया गया डेनियल तथा डेवसन के द्वारा, जिसे सैंडविच मॉडल भी कहता है। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है, 2 प्रोटीन की परतें होती है, बाहरी आंतरिक। इन दोनों प्रोटीन की परतों के मध्य एक फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है, और कुल मोटाई होती है कोशिका झिल्ली की 75 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद में एक सिद्धांत और दिया गया जिसे तरल मोजेक मॉडल कहा जाता है, और ये तरल मोजेक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था, और ये कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत लेमिलर सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। इन्होंने लेमिलर सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया और बताया कि जो प्रोटीन की परत होती है, इस प्रोटीन की परत में 2 प्रकार के प्रोटीन होता है। एक तो बाहरी प्रोटीन जो फोस्फोलिपिड अणुओं के बिल्कुल बाहर की ओर पाए जाते हैं, ना आसानी से अलग कर सकता है, और एक फोस्फोलिपिड अणुओं के अंदर आंशिक रूप से ये पूरे के पूरे धसे हुए प्रोटीन, जिन्हें आंतरिक प्रोटीन बोला जाता है। इसके बाद में रॉबर्टसन ने 1959 में एक सिद्धांत और दिया जिसे इकाई कला सिद्धांत या यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इन्होंने बताया कि जितनी भी जैव झिल्लियां होती है वो सभी समान प्रकार की संरचना दर्शाती है, यानी सभी की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। साथ ही सभी जैव झिल्लियां 3 परतों की बनी होती है, एक मध्य में फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत होती है, और इस परत के दोनों ओर 20-20 एंगस्ट्रॉन मोटी प्रोटीन की परतें पाई जाती है। तो ये कोशिका झिल्ली की संरचना हो गई। इसमें आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछें। साथ ही आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।